नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा पर। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। सीटेट की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों को एक बार देखना आवश्यक है। आपके सामने पूर्व वर्ष 18 नवंबर 2012 के हिंदी के प्रश्न पत्र प्रस्तुत हैं। इसे एक बार जरूर देख लें। सर्वप्रथम इस काव्यांश को ध्यान से देखें। अब पहला प्रश्न आपके सामने है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा। पंक्ति का भाव है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और गरजने लगते हैं, तब बिजली भी चमकने लगती है। बिजली का रंग सफ़ेद चांदी जैसी होती है। काले बादल में चांदी के समान बिजली का रहना इस बात का संकेत देता है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। काले बादल प्रतीक हैं डैश के, मॉनसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति, जाति वैमनस्य। काले बादल जातिगत वैमनस्य और क्लेश का प्रतीक है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक भाव प्रकट होते हों, उनमें श्लेष अलंकार होता है। उपर्युक्त वाक्य में चांदी की रेखा के दो अर्थ प्रकट होते हैं, एक बिजली और दूसरा आशा की किरण। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, पयोधर, जलज, जलद। घन का अर्थ बादल होता है। पयोधर में पय का अर्थ जल तथा धर का अर्थ धारण करने वाला, अर्थात जल को धारण करने वाला बादल, तथा जलद का अर्थ जल देने वाला बादल होता है। परंतु जलज का अर्थ जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। अतः यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र, गुलाम। स्वाधीनता का विलोम रूप पराधीनता, स्वतंत्र का परतंत्र तथा आज़ाद का विलोम रूप गुलाम होता है, परंतु स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता होता है। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को, बिजली को। कवि काले बादलों में हंसती हुई चांदी की रेखा को सुनने और देखने की बात कहता है, अर्थात निराशा में आशा की किरण की ओर संकेत करता है। वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को देख सकते हैं।
अब प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित करना। तिलोनिया में एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथी टाइपिस्ट और फोटोग्राफर के द्वारा 1972 में सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य गांव के लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। लेखक का मानना था ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं समझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। आज के दौर में विज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलना अवसंभावी है। अतः लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, संस्थापक की, केवल गरीब और दलित महिलाओं की। गांव के कल्याण के लिए संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मीय, परमात्मा, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान। किसी भी शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश सब उपसर्ग कहलाते हैं। आत्मीय, आत्मनिर्भर तथा आत्मसम्मान के पूर्व आत्म उपसर्ग लगा है, परंतु परमात्मा के पूर्व में आत्म उपसर्ग नहीं लगा है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं। वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसके प्रभाव से गांव के लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। तत्पुरुष बहुव्रीहि अव्ययीभाव द्विगु। शताब्दी का समास विग्रह 100 वर्षों का समूह होता है। शताब्दी संख्यावाची सामासिक पद है। जो सामासिक पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद एक समूह का बोध कराते हों, द्विगु समास कहलाते हैं। अतः शताब्दी द्विगु समास का उदाहरण है। गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते हैं। अकर्मण्यता, सादापन, आत्मनिर्भरता, कर्मठता। गांधी जी सादापन, आत्मनिर्भरता तथा कर्मठता को महत्ता देते थे, परंतु वे अकर्मण्यता अर्थात
आलस्य और निकम्मेपन को मान्यता नहीं देते थे। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता, स्वावलंब। अनुशासन, आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंब संज्ञा शब्द है, परंतु अनुशासित विशेषण है। यह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उपयोगी शब्द का विलोम है अनुपयोगी, उपयोगिता, अउपयोगी, अनुपयोगी। कुछ शब्दों में अन उपसर्ग लगा देने पर वह शब्द अपना विपरीत रूप ग्रहण कर लेता है। इसी तरह उपयोगी के पूर्व अन उपसर्ग लगा देने पर वह स्वयं का विलोम शब्द अनुपयोगी बन जाता है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य बच्चों में विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग की क्षमता विकसित करना होता है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन। अभ्यास से प्रत्येक जटिल कार्य सरल बन जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर एक भाषा शिक्षक के लिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। जीवन के हर क्षेत्र में भाषा की अहम भूमिका होती है, अतः भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चे से यह अपेक्षा रहती है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, बल्कि वे अपनी तर्क शक्ति का उपयोग कर सहजता से अपने शब्दों में जवाब दें। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चे अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश में भाषा अर्जन करते हैं। बच्चों में भाषाई विकास प्रबलता से हो, इसके लिए उन्हें समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य हैं। भाषा सीखने हेतु एक आनंददायक और अनुकूल वातावरण सबसे अधिक उपयुक्त होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन मात्र ही हैं।
बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा रखने हेतु पोर्टफोलियो एकमात्र उपयुक्त साधन माना जाता है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं। पाठ्य पुस्तकों की तरह पत्र पत्रिकाएं भी भाषा सीखने में सहायता प्रदान करती हैं, अतः यह एक महत्वपूर्ण साधक हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख, लिखित परीक्षा। भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना होता है, जिससे बच्चों के तार्किक विचार प्रदर्शित होते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। बच्चों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है कि बच्चे भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करने के योग्य बन सकें। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा विकास में अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः भाषा शिक्षण का उद्देश्य निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना होता है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के महत्वपूर्ण तरीके हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए उन्हें मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी हिंदी भाषा संबंधी कठिनाई दूर हो गई होगी। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो कृपया कमेंट कर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।